हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये पढ़ेंगे मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा नरेटिव रिकॉर्ड। ये अलग अलग मेथड है इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के। तो सबसे पहला नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव रिकॉर्ड में हम पूरा सिस्टम समझ लेते हैं। अब नरेटिव वर्ड आया तो कल ही बताया था कि नरेटिव का मतलब होता है नरेटर, जो अच्छा नरेट कर पाया, अच्छी स्टोरी बना पाया, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये मैंने ये देखा फिर ऐसा हुआ। ठीक, तो अब हमको करना है पूरा नरेट। मतलब सीए को ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई नरेट कैसे करें। अब नरेटिव रिकॉर्ड, तो नरेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है कि अपन पूरा सिस्टम देखते हैं भाई क्या क्या वो बता रहा है कि भाई हमने यहाँ ये कंट्रोल लगाया, ये ऐसे काम करता है, यहाँ ये कंट्रोल लगाया, ये ऐसे काम करता है। ये अपन पूरा समझ के अपन लिख रहे हैं कि भाई हम गए थे, हमें मिला रामू मिला, रामू ने हमें कहा ऐसा ऐसा हुआ, गोपाल मिला, गोपाल ने हमें कहा ये सिस्टम था, वो ऐसे काम कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसा पूरा अपन लिखते रहते बैठे हुए। हाँ, स्टोरी टाइप नरेटिव, वही तो मतलब होता है। मतलब हमें, अरे ऐसे बता रहा हूँ यार, देखो एक बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ ये चीज़ें। असल में नरेटिव रिकॉर्ड कोई लिखने का कोई फॉर्मेट थोड़ी है, ये तो तुम्हारा काम है। ठीक है, हर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा रिकॉर्ड लिखने का तरीका। तुम डायरेक्ट लिख दो कि भाई ये वाला रिकॉर्ड है, ये वाला कंट्रोल है, ये ऐसे काम करता है, ये कंट्रोल है ऐसे काम करता है, ये कंट्रोल है ऐसे काम करता है। भाई तुम्हें अगर लगता है डेट होना भी जरूरी है कि भाई इस डेट पे हमने ये चीज़ों के बारे में पूछ लिया था, इस डेट पे ये, तो डेट भी लिख दो। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है ये चीज़ होना जरूरी है, तुम्हें लगता है कि ये पर्सन ने जिसने हमें बताया उसका नाम होना भी जरूरी है, तो लिख दो भाई ये चीज़ हमने इससे पूछी थी। भाई कल से कोई बोले तुम्हें किसने बता दिया ये कंट्रोल है, तो है ही नहीं, तो हम बता देते उसका नाम, भाई इसका नाम ये। ठीक है, तो नरेटिव रिकॉर्ड में अपन पूरा नरेट करते हैं कि भाई ये मिला, इससे ऐसे पूछा, ऐसा कहा वैसा कहा। ठीक, अब देखो कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या कंट्रोल है और वो कैसे कैसे काम करते, क्या हमें बताया गया और हमने क्या देखा, हमें क्या बताया गया, हमने इंक्वायरी करके क्या मालूम किया, क्या ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या बताया गया और हमने क्या देखा, वो सब अपन लिखते हैं इसमें। कंप्लीट और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब ही कंप्लीट होता है, 100% होता है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट जो सारे मिलके क्या बनते हैं, 1 का मतलब 100%। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी। याद रखना, तुम लिख नहीं पाओगे, नरेट नहीं कर पाओगे जब तुम लोग ये काम ना करो। तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कंट्रोल को, तुम्हें कंट्रोल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंट्रोल चल रहा है नहीं चल रहा, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कंट्रोल कैसे चल रहा है, तुम ऑब्जर्व ही नहीं करोगे उसको, तो तुम लिखोगे क्या। ठीक है, तो नरेटिव रिकॉर्ड के लिए हमें कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ता है और ऑब्जर्व करना, ये जरूरी है, आर नेसेसरी। बिफोर सच आ रिकॉर्ड कैन बी, ये रिकॉर्ड के पहले, इसको डेवलप करने से पहले तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद लिखना होता है। ठीक है, असल में हम कर क्या रहे, इवैल्यूएशन। ठीक है, और ये वर्ड क्या यूज कर रहा है अभी सिनोनिमसली यूज कर रहा है दोनों। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बाद दूसरा टॉपिक ही कौन सा आ जाएगा, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो अभी तो सिनोनिमसली यूज कर रहा है वो, एक्चुअल टेस्टिंग और ये, चल यानी कि इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो पहले अपन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कंट्रोल को, टेस्ट करेंगे। ऑब्जर्व करना, टेस्ट करना, टेस्ट करना समझिए ना, चेक कर रहा हूँ, मतलब मैंने चेक करके देख लिया सही चल रहा है नहीं चल रहा कंट्रोल। ठीक है, तो टेस्टिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद ही कंट्रोल को लिखा जाएगा। ये चीज़ जहाँ पर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है, और स्मॉल के केस में रिकमेंड किया जाता है। सूटेड स्मॉल के केस में वहाँ स्मॉल बिजनेस को सूट करता है, क्योंकि वहाँ गिनती के थोड़े बहुत कंट्रोल होंगे। बड़े बिजनेस के कंट्रोल को तुम नरेटिव रिकॉर्ड में लिखने बैठ गए तो बेटा बैठे बैठे रिकॉर्ड ही बनाते रहे ना। ठीक है, हो गई ऑडिट तो, इसीलिए स्मॉल बिजनेस के केस में सूटेड है। ठीक है, वहाँ ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है इसको। तो जहाँ पर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ना हो, और जनरली तुम देखना स्मॉल बिजनेस के केस में फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता भी नहीं। ठीक है, कैसे आना है, क्या करना है, किसी को रखा, उसको बोला भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने साल में इतने की अलाउ है, उसके अलावा आप इतनी छुट्टी कर सकते हो, एक साथ 3 ही छुट्टी ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, छोड़ के जाना है तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, और छोटे मोटे बिजनेस में कोई आया भाई साहब ये काम करना है, हाँ कर देंगे, हाँ आ जाओ कल से ही आ जाओ, क्या करना है कैसे करना है कुछ मतलब ही नहीं। ठीक है, तो
स्मॉल बिजनेस में थोड़े बहुत जो कंट्रोल है जो वो लोग बता रहे हैं वो लिख देंगे अपन, साथ में जहाँ पर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, जनरली वैसे भी फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम कहाँ पर नहीं होता, स्मॉल बिजनेस में ही नहीं होता, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट, यार कंट्रोल को समझ के लिखना ये इजी काम है क्या? हाँ, नरेटर है क्या अपन लोग? सीए कर रहे हैं, नरेटर बन रहे हैं, तो वैसे भी ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, ऐसा कितना लिखेंगे अपन बैठ करके, ठीक, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको समझ के लिखना, ठीक है, समझ के लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दिक्कत आती है, ठीक। अगर ज़्यादा कंट्रोल है तो अपन कितना लिखेंगे बैठ करके, पहली बात। और दूसरी बात कि नरेटर तो है नहीं अपन कि अपना यही काम है अपन सबको कंट्रोल को बैठे बैठे लिखते रहे सबके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है कि इसको कंट्रोल को समझ के लिखना। उसके बाद टू आइडेंटिफाई वीकनेस, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, एक होता है नोट्स बनाना, एक होता है फ्लो चार्ट बनाना। ज़्यादा इजी क्या होता है? समझ में भी जल्दी आ जाता है, होता भी इजी है, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल वाला काम है, क्योंकि कितना अपन लिखेंगे कंट्रोल। और तुमने देखा ना, स्मॉल में सूटेड है, स्मॉल के लिए अच्छा है, लार्ज के लिए तो अच्छा ही नहीं, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे कब तक लिखते रहोगे तुम लोग, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक। उसके बाद आता है टू आइडेंटिफाई वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। वीकनेस को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, इसमें डिसएडवांटेज है, पढ़ के लगता है एडवांटेज है। टू आइडेंटिफाई वीकनेस, वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना? नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पर तुम लोग क्या कंट्रोल है और कैसे काम कर रहा है ये लिखते हो, क्या होना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। समझ में आया कि क्या क्या कंट्रोल होना चाहिए? अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि भाई ये कंट्रोल होना चाहिए, तो मैं उससे पूछूं भाई ये क्या, वो बोले हाँ है, ये क्या हाँ है, ये क्या हाँ है, ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, तो पता पड़ेगा ना भाई ये नहीं है कंट्रोल। यहाँ तो अपन क्या लिखते हैं कि क्या कंट्रोल है और कैसे काम कर रहे हैं, उसमें वीकनेस कैसे पता पड़ेगी? अरे वीकनेस तो तब पता पड़ती है कि क्या कंट्रोल होने चाहिए और वो कैसे काम करने चाहिए, ठीक है। तो पता पड़ती है ना वीकनेस क्या है, भाई ये कंट्रोल नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, ठीक है। और ये कंट्रोल है तो काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, क्यों नहीं कर रहा, ठीक। उसके बाद टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मेन पावर एक्सेट्रा। चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना मतलब तुमने एक बार पूरा नरेट कर दिया भाई, अब कोई भी चेंज आया तो कैसे बार बार अपन इनकॉर्पोरेट करेंगे उसमें रिकॉर्ड में, ठीक है। तो रिकॉर्ड में थोड़ा दिक्कत आता है चेंज को इनकॉर्पोरेट करने में। हमने लिख दिया भाई ये कंट्रोल ये देख रहा है, फिर ये कर रहा है, ये कर रहा है, अब मेन पावर में रिशफलिंग हो गई, मेन पावर बदल गए, दूसरे आए, ठीक है, उसमें अलग तरीका है काम करने का, या उसमें पर्सन दूसरा हो गया, पर्सन चेंज हो गया, तो अपन कैसे लिखेंगे बार बार कि अब ये पर्सन काम कर रहा है, ये पर्सन कंट्रोल देख रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, चेंज को इनकॉर्पोरेट करने में, मतलब लाइनों को बदलने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट चेंज इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा टिपिकल होता है नरेटिव रिकॉर्ड में, बस ये बता रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कह रहा ये सब इम्पॉसिबल है, सारे काम इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे कह रहा डिफिकल्ट होता है, मतलब इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। एक तो कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम आती है, सिस्टम को समझ के लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो डिफिकल्ट होता है। वीकनेस को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, कोई गैप है सिस्टम में उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, और साथ में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना। अब देखना ये आइडेंटिफाई वीकनेस वाला ही हटा देगा चेक लिस्ट में। नरेटिव रिकॉर्ड समझ गए? नरेटिव रिकॉर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होता है। पहला डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड याद रखना, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड याद रखना। क्वेश्चन में ये देके पूछेगा बताओ कौन सा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होता है जो कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन जो कैसे लिखा जाता है, एक्चुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है। और कहाँ पर लिखा जाता है, नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम और स्मॉल बिजनेस के केस में, ठीक है, मतलब रिकमेंडेड वहां पर ही ज्यादा, ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज के अंदर समझ के लिखना थोड़ा टिपिकल टास्क है। दूसरा वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा अगर कोई चेंज आया तो उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करना दिक्कत वाला काम होता है। और तुम समझो यार, एक पर्सन ने नरेटिव रिकॉर्ड लिखा अपने ऑडिट टीम मेंबर के, तो दूसरा उसको कैसे समझेगा? हाँ, बहुत सी बात हमारी लिखी हुई चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि क्या लिख दिया हमने। और वैसे भी तुम शॉर्ट में लिखोगे, थोड़ी बड़ा चढ़ा के थोड़ी लिखोगे कि हम गए भाई, है ना,
ऑडिट करने एक कंपनी की, वहाँ में मिला रामू काका लालटेन लेकर, ऐसा हमने कहा कोई कंट्रोल लगाया क्या? वो तुमने देखा मंजुलिका मूवी का, वो एक रूम बना दिया होता है, वो इंटरनल कंट्रोल होता है बेटा, ठीक है। मंजुलिका मूवी में वो रूम होता है ना, उस रूम में मंजुलिका को कैद कर रखा होता है, कैद, हाँ इंटरनल कंट्रोल होता है वो, ठीक। और वो तोड़ कर चली जाती है वहाँ, पहले में तो एक लेडी जाती है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ विद्या बालन, और दूसरे में क्या होता है कार्तिक आर्यन के साथ तब्बू चली जाती है अंदर, हाँ तब्बू अंदर होती है, कौन जाती है क्यारा जाती है, क्यारा जाती है, क्यारा, इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर दिया क्यारा ने, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, तो ये इंटरनल कंट्रोल लगाए होते तांत्रिक वगैरह जो मंत्र पड़े होते ना, मुंजिया मूवी उसमें भी ऐसे इंटरनल कंट्रोल लगा होता पेड़ के आगे, वो चला जाता है हीरो बन के वहाँ पर बिना मतलब ही, मुंजिया को आज़ाद करके आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे इंटरनल कंट्रोल है। तो अब तुम समझो एक ने इंटरनल कंट्रोल लिखा है, ठीक, अपने स्टाफ एक टीम मेंबर ने, दूसरा उसको समझे, उसको समझ में आए ना आए, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी लिखी हुई चीज़ बाकी समझ लेंगे या मेंबर, टीम मेंबर, उनको भी समझाना है टीम मेंबर को, तो समझ लेंगे क्या चीज़ें, ठीक है। चलो अभी समझ गए पूरा नैरेटिव। अब आते हैं चेक लिस्ट पे। चेक लिस्ट समझ लो क्या होता है। चेक लिस्ट में क्या होगा कि अपने जो ऑडिट टीम का अपना सीनियर स्टाफ या वो एंगेजमेंट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर अपन को एक लिस्ट बना के दे देंगे और अपन से बोलेंगे कि जा ये कंट्रोल देख, चेक कर, और हो तो यस पे टिक लगा, ना हो तो नो पे लगा, और ये कंट्रोल यहाँ पर है ही नहीं, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, तो NA नॉट एप्लीकेबल पे टिक लगा, ठीक है। तो एक लिस्ट पकड़ा के क्वेश्चन की अपन को दे देगा, अपन स्टाफ है, टीम मेंबर है अपन, ठीक है। किसने दिया अपन को? सीनियर मेंबर या एंगेजमेंट पार्टनर ने अपन को दे दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के साथ अपन को इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहना है और आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है। आंसर होगा नो, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चलो, दिस आर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन। आ गया सीरीज ऑफ, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, ठीक है। समझ में आती है ना बात? शुरुआत समझ में आती है ना किससे हो रहा है? हाँ, वो क्या था? वो था कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। चारों भी कुछ बोल रही है। चारों क्या कह रही थी? हाँ, चारों कह रही है कि ऑडिट प्रोग्राम में पढ़ा था सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसीजर। ऐसे यहां पर है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शन, गर्मी है भाई, गर्मी लग रही है। चलो, डक चलने के बाद भी कोई चलाने आया तो इसका मतलब उसको गर्मी लग रही है। मुझे भी गर्मी लग रही है, टाइम वेस्ट होगा। भी पढ़ लो, चलाना भी क्लास के बाद। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन विच आर मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ। समझ में आ रही है बात? विच आर मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड और आंसर। वो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने और क्वेश्चन के उसको आंसर देने, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एंड और क्वेश्चन है, जो ऑडिटिंग स्टाफ को फॉलो करने और एंड और आंसर देने उसको, ठीक है। अब क्या बोलता है? When he complete instruction, he initiates the space against the instruction, ठीक है। वो जैसे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेगा, अब वो आंसर देगा, और आंसर किसमें देगा? आंसर तो चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली यस, नो और नॉट एप्लीकेबल में होगा। दिस अगेन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड टू डिजायरेबल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। भाई कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, कंट्रोल के एलिमेंट की, भाई कंट्रोल में ये चीज होगी, एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। साथ में ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट है, ये पर्सन वहां जाकर ही कर पाएगा उसको। वो ऐसा तो नहीं पेपर लेके बैठ जाएगा, हाँ यस 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 यस, नो नो। उसको कैसे बताया? भाई तू जा वहां पर जाके चेक कर, देख, ठीक है। तू चेक कर, पहले टिक लगा, बाद में तो वो पता है तो टिक लगा यस नो का। समझे बात? फिर एक होता है, ये पढ़ूंगा भी चीजों को, एक होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। यह पूरा क्वेश्चन है बना, क्वेश्चन है पता है, ये छोटी कक्षा में आया था, 11वीं कक्षा में, और अभी यहाँ इसमें भी आया था, फाउंडेशन में आया था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना दे, ठीक है। और
बना करके उसको ही पकड़ाते थे मैनेजमेंट को, ले पकड़, ले पकड़, और ये टिक लगा के देते भाई कौन से कंट्रोल है कौन से कंट्रोल नहीं है, उस पर टिक लगा के देते, वही टिक लगा देगा यस नो नॉट एप्लीकेबल, लगा दे टिक है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, वहां पहले चेक करते, और क्या हो गया विधि, कुछ हो गया क्या बेटा, हादसा हो गया क्या कुछ, नहीं तो सदमे में आ गए एकदम, मुंह बना लिया इसने, बुरा लग रहा है क्या ऐसा चेकलिस्ट है इधर, हाँ इसमें डक्ट में से आती है स्मेल, हाँ कर दो बस, स्मेल आ रही तो कर दो, चला दो इसको, जाओ चलाओ, थोड़ी चलाएगा, मोबाइल से नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, रिमोट लाना पड़ेगा, लिया जी, स्मेल आ रही है ना, मेरे को तो नहीं आ रही, इसलिए कहना, विधि की नाक बहुत तेज है, पिछले जन्म में विधि तेज नाक वाली इंसान हुआ करती थी, विधि तो कुछ और सोचती थी क्या, हाँ नहीं ना, हाँ बेटा पढ़ लो। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में क्या होता है कि क्वेश्चनर अपन उनको दे देते हैं, वो क्वेश्चनर फिल करते हैं, ठीक है, और फिल करने के बाद अपन चेक करते हैं, वहाँ पहले चेक करते हैं फिर फिल होता है, या पहले फिल होता है फिर चेक करते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है टीम मेंबर करता है, वहाँ ऊपर, यहाँ अपन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन देख लो, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे पूछने के लिए, तो यहाँ पर अपन ने इंस्ट्रक्शन दे रखे अपने टीम मेंबर को कि जाकर ये चेक करो, ये कंट्रोल तुम्हें मिले तो यस नो नॉट एप्लीकेबल में टिक लगा दो। आर टेंडर कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, अब ये पूरा सिस्टम तुम्हें परचेज का मैंने समझा ही रखा है कि पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर माल चाहिए तो स्टोर डिपार्टमेंट से मांगेगा, ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन देकर, स्टोर में माल खत्म हो गया तो स्टोर वाला परचेस रिक्विजिशन देगा परचेस डिपार्टमेंट को, परचेस डिपार्टमेंट वाला टेंडर कॉल करेगा, टेंडर कॉल करने के बाद जिसका टेंडर अच्छा होगा, जिसके कोटेशन अच्छे होंगे, उसको ऑर्डर दे देगा, तो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, ऑर्डर बनने के बाद, ऑर्डर देने के बाद वो एक बिल देगा परफॉर्मा इनवॉइस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, उसका पेमेंट होगा, ठीक है, ये माल देगा, स्टोर में जाएगा माल जब आएगा फैक्ट्री में तो वो स्टोर में जाएगा, और बिल आएगा माल के साथ वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, तो माल और बिल दोनों साथ में आएंगे, माल जाएगा स्टोर में और बिल जाएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, और माल जो गया स्टोर में उसका GRN गुड रिसीव नोट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, जिससे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देख लेगा कि हाँ यार जो माल आया उसका ही बिल है अपना, मतलब बिल और माल जो आया वो दोनों सेम ही है, अब वो बिल का पेमेंट हो जाएगा। समझ गए पूरी पिक्चर, ये अपन पूरा देखे थे, पूरा सिस्टम देखे थे इंटरनल। तो आर टेंडर कॉल बिफोर प्लेसिंग, क्या ऑर्डर देने से पहले टेंडर मंगवाते हो क्या? आर द परचेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑर्डर, क्या रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पे परचेस होता है क्या? क्या ऑर्डर लिख करके देते हो क्या? ऐसा क्या ऑर्डर का स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है क्या? या ऐसे फर्जी में कैसे भी लिख कर दे देते हो? अब ऐसे फर्जी में लिख कर दे दो, कोई भी लिख कर दे देगा ऐसे तो, हाँ, और कोई भी लिख कर दे देगा, कोई फॉर्म वॉर्म है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, कोई तरीका, कोई लेटर हेड है ही नहीं, तो कोई भी लिख कर दे रहा है, कैसे भी दे रहा है भाई, बराबर लेटर हेड में लिख रहे हैं, बराबर फॉर्म में फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सील साइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको समझ में आएगा भाई मेरे को माल देना है। यदि आप कैसे भी लिख कर दे दोगे तो कोई भी लिख कर दे देगा, घर के लिए माल मंगवा लेगा अपने, ठीक है। तो क्या परचेस ऑर्डर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है क्या? क्या प्री नंबर है क्या? नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसे बराबर नंबर होना चाहिए, पता चले जाके, ठीक है, कोई फर्जी परचेस ना आ जाए। अब हमको पता पड़ा नंबर से चल रहा है पूरा सीक्वेंस, ये सारे नंबर के माल आए अपने पास, कोई भी माल एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक। आर द इन्वेंट्री कंट्रोल, समझ गए ना, नंबर क्यों होना चाहिए? कोई नंबर गायब होगा तो पता पड़ जाएगा भाई नंबर गायब है, अपना मिसिंग है यहाँ पर, है ना। आर द इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट मेंटेन बाई, देखो नंबर होगा तो पता पड़ेगा गायब हुआ, नंबर ही नहीं तो कैसे पता पड़ेगा गायब हुआ। और ये बोलता है आर द इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट मेंटेन बाई पर्सन, क्या अकाउंट वो पर्सन बना रहा है हु हैव नथिंग टू डू विद द कस्टडी, यानी सिंपल सी भाषा में सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। कस्टडी वाला बंदा अलग होना चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री लेने वाला बंदा, कस्टडी इन्वेंट्री वाला बंदा अलग हो, इंस्पेक्शन करने वाले अलग हो,
परचेस करने वाले लोग अलग हो, परचेस करने का काम परचेस डिपार्टमेंट करता है, रखने का काम वो कस्टडी का काम स्टोर डिपार्टमेंट करता है, पेमेंट करने का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, समझ गए, ये सेग्रीगेशन। फिर आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। चेकलिस्ट समझ गए क्या होता है? कौन सी वाली? इसमें अरे कुछ भी नहीं है भाई, वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन के आंसर देगा, बस खत्म। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद अब वो चेक वेक कर लेगा ना, चेक कर लेगा सारा, वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा तो उसके बाद वो लिखेगा भाई, आंसर करेगा चेकलिस्ट पे, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पता है क्या लिखा है? यहाँ लिखा है व्हेन ही कंप्लीट्स इंस्ट्रक्शन ही इनिशियल्स द स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन, पूरी इंस्ट्रक्शन की जो लिस्ट बनती है ना, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिख दिए गए। ठीक है, तो फिर इनिशियल्स लगा देते इंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब कि तुमने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन पूरे कर लिए, तो स्पेस लगाते इनिशियल्स के लिए, यानी ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इनिशियल समझते हो, साइन को बोलते हैं अपने, है ना। तो जो जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते चले जाओ, वहाँ साइन करते चले जाओ, भाई ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे हमारा बंदा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है, वो अपने इंस्ट्रक्शन के सामने क्या कर देता है, जो स्पेस होती है ना उसके सामने, वो अपने इनिशियल्स कर देता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसके जवाब में यस नो नॉट एप्लीकेबल टिक लगाता है, समझ गए। इंस्ट्रक्शन होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाए, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाए, उसके सामने साइन लगाते चले जाओ, समझे। और क्वेश्चन कंप्लीट होते जाए, क्वेश्चन के मतलब वो तुम्हें जवाब मिलते चले जाए क्वेश्चन के, तो इस पर टिक लगाते जाओ। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाए तो जो स्पेस है अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, वहां पर क्या करते जाओ, साइन, इनिशियल्स। तो ही इनिशियल्स द स्पेस, वो स्पेस में अपने इनिशियल्स कर देगा, साइन कर देगा। ठीक है, अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन। और जैसे ही क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, तो जवाब मिलने पे वो यस नो और नॉट एप्लीकेबल टिक लगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे साइन, जवाब मिलने पे यस नो नॉट एप्लीकेबल। चलो, क्या है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है? कॉम्प्रहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। बेटा स्टार्टिंग देखो, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एनुअल क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही होगा। तुम मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? उससे तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ लो बस। ये तो अपना टीम मेंबर है, अपना स्टाफ मेंबर है, ये तो टीम मेंबर, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एनुअल क्वेश्चन। अब समझो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कॉम्प्रहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव वर्ड याद रखना, डिटेल्ड सीरीज होती है, यहाँ भर भर के क्वेश्चन देखना भी। क्वेश्चन देखो तुम, ये देखो, ये परचेस की कहानी शुरू होती है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो यही होगा। अभी क्रेडिटर आता है, अभी ये देखो, ये एक पेज कंप्लीट, ये दूसरा पेज कंप्लीट, है ना, 2 पेज तो क्वेश्चन से भर दिए, मतलब ये प्रति 3 पेज तो यही हो जाएंगे अपने आज के दिन के। ठीक है, ऐसे ही रीड कर लूंगा सिर्फ, है ना। चलो, मेन चीज ये देख लेते हैं। पहले तो समझ गए कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, डिटेल्ड में क्वेश्चन होते हैं, डिटेल्ड में, हाँ, जिसके जवाब देने होते हैं। ये बनाएगा हमारा ऑडिट टीम का बंदा, ठीक है, और देगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट इस पर टिक लगाएगा। वो हमारा स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर टिक लगाता था, ठीक है, पहले चेक करता था फिर टिक लगाता था। यहाँ पहले वो टिक लगाकर दे देंगे हमें सब, फिर हम चेक करेंगे बाद में। ये फर्क है, चेक लिस्ट और इंटरनल क्वेश्चन में 2 फर्क है, 2। उसे फिल करता है टीम मेंबर, इसे फिल करता है मैनेजमेंट। वहाँ पहले चेक किया जाता है फिर फिल होता है, यहाँ पहले फिल होता है उसके बाद चेक किया जाता है। समझ गए बात? ये 2 डिफरेंस। सबसे शानदार बात है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है। पकड़ा दो बनाकर क्वेश्चनर, बनाया क्वेश्चनर होता है, सीधा उसको पकड़ा दिया, टिक लगा दिया, फिर चेक करना नहीं। इसमें क्या होता है, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है, कोई छूटता नहीं। अरे भाई हम चेक करने निकले हैं, हमने 5 कंट्रोल देखे, 7 देखे, 8 देखे, रियल में तो 15 थे, ठीक है। अब जब सीधे उनसे ही पूछ लिए और उन्होंने कह दिया 15 है, अब कोई छूटेगा क्या हमसे? समझ रहे हो तुम लोग क्या कह रहा हूं? अरे हम चेक करने निकले तो हमने 5 देखे, 6 देखे, 7 देखे, थे तो 15, ठीक है, हमने 7 ही देखे, हमें लगा 7 ही होंगे,
जब उनसे ही पूछ लिया बताओ सारे कंट्रोल पे टिक लगा दो कौन कौन से, तो हमने काउंट कर लिया भाई 15 कंट्रोल है टोटल, इन्होंने यस पे टिक लगाया 15 पे, तो बस अब कोई कंट्रोल छूटेगा क्या? तो इसलिए सबसे बढ़िया माना जाता है, देखो आगे ना ओवरसाइड और ओमिशन नहीं होते हैं, समझ में आती है बात? तो मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के, सिंपल भाषा में लिखते रहते हैं पागल की तरह, एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन, एफिशिएंसी बड़ा करके लिख देता है उसको। एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द क्वेश्चनर अप्रोच इज दैट, सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है इसका कि ओवरसाइट ओमिशन जो होता है ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसेस इज लेस लाइकली टू अकर। ओवरसाइट और ओमिशन कोई ध्यान में आया ही नहीं, कोई हमारी नजर में आया ही नहीं, या कोई हमसे छूट गया, इसके चांस बहुत कम होते हैं। ऑल इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड, एक ही बार में पूरा इंटरनल कंट्रोल को अपन इवैल्यूएट कर लेते पूरा ही, ठीक है। रिव्यू कैन मोर इजीली बी मेड ऑन एन इंटरिम बेसिस, इंटरिम बेसिस पे ले सकते हो, समझते हो इंटरिम बेसिस, बीच में कभी भी स्टार्टिंग वाले स्टेज में ले लो, ठीक है। मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट, तुम इसको यूज कर सकते हो एज अ मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग, ये क्वेश्चन है कंट्रोल डिफेक्ट भी बता देता है, अरे नो है तो क्यों है ना, वहाँ कंट्रोल बनाया नहीं है या कंट्रोल इन डिफेक्ट है, वहाँ पर तुम कंट्रोल अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो कंट्रोल में ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए थी, उसमें तुम 2 कर रहे हो, 5 चीज़ फॉलो होनी चाहिए, 2 कर रहे हो 3 नहीं कर रहे, तो कंट्रोल डिफेक्ट तुम्हारे सामने डिस्क्लोज हो जाता है। डिस्क्लोज करने का सबसे बढ़िया मीन्स है, यानी कि एडवांटेज एक तरीके से। ऊपर से तक में क्या बताया, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल में कवर करता है, मोस्ट वाइडली यूज है, ठीक है। और एडवांटेज के अंदर बताता है ओवरसाइड और ओमिशन के चांसेस कम कर देता है, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और ओवरसाइड के चांस कम हो जाते हैं, तुम लोग इसको इंटरिम बेसिस पे पर रिव्यू करके, इंटरिम बेसिस पे रिव्यू करके ये डिस्क्लोज करने में तुम्हें हेल्प करता है डिफेक्ट को, ठीक है। कंट्रोल डिफेक्ट डिस्क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक। और कुछ? हाँ हाँ, ओवरसाइड मतलब देखना, कोई चीज़ हमारी नज़र से छूट गई ना, उसे ओवरसाइड बोलते हैं, ठीक है। और ओमिशन का मतलब भी, ठीक। कभी कभी तो हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, पता भी नहीं होता हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने कुछ देखने गए तो पता था भाई वहाँ पर ये, अबे वहाँ पर ये भी था क्या, मुझे कोई याद ही नहीं, ठीक है। अपन ऐसे बहुत से बार बोलते हैं ना, हाँ, ध्यान से ना देखना बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सी बार अपने साथ एग्जाम में हो जाता है, अबे यार इस क्वेश्चन में लिखा था, अरे यार मेरी नजर ही नहीं पड़ी, और कोई चीज कोई वर्ड पे नजर नहीं पड़ी होती, इसका पूरा मतलब ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भारी वर्ड छूट जाए अपने से, भगवान करे तुमसे तो ना छूटे कभी। अब 3 तरह के आंसर होते हैं, ऊपर अपन ने देखा कॉम्प्रिहेंसिव होता है पहला, और मोस्ट वाइडली यूज होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट वाइडली यूज। एडवांटेज में देखा ओवरसाइड ओमिशन के चांस कम करता है और डिफेक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, अगर अपन इंटरिम रिव्यू करें, इंटरिम बेसिस में भी कर सकते हैं इसका रिव्यू, ठीक है। रिव्यू कैन मोर इजीली बी मेड ऑन एन इंटरिम बेसिस, हाँ ये भी एक एडवांटेज समझ लो, बहुत इजीली अपन रिव्यू कर सकते हैं इंटरिम बेसिस पे। 3 एडवांटेज बता रखे। चलो, यस आंसर का मतलब होता है कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन शो करना। नो आंसर का मतलब होता है वीकनेस, डिफेक्ट। और प्रोविजन इज मेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्दर डिटेल्स ऑफ नो आंसर। नो का मतलब वीकनेस है, तो प्रोविजन इज मेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्दर डिटेल ऑफ, भाई नो के नीचे लिख दो, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो ठीक है, नो है तो क्यों है, क्या रीजन है नो होने, फर्दर एक्सप्लेनेशन, या जाके उससे इंक्वायरी कर लो कि भाई आपने इस पर नो टिक लगाया है, एक्सप्लेन करो हमें क्यों लगाया। तो नो को फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, ठीक है, कि भाई क्यों नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है तो क्यों नहीं है। यस में तो क्या करना है, हमें जाके चेक करना है ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, यस में चेक करना होता है कि सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। नो के अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि भाई नो क्यों बोल रहे हो, मतलब ये कंट्रोल क्यों नहीं लगाया तुमने, क्या रीजन है ना लगा रहे, ठीक है। तो प्रोविजन इज मेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्दर डिटेल ऑफ नो आंसर। तो नो आंसर का एक्सप्लेनेशन के लिए तुम लोग कुछ प्रोविजन बनाओ, क्योंकि नो पे अपन को एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, ठीक है।
तो नो पे एक्सप्लेनेशन के लिए प्रोविजन बनता है, ठीक है। उसके बाद नॉट रेलेवेंट टू बिजनेस, जो बिजनेस से रेलेवेंट है ही नहीं, मतलब बिजनेस के लिए जरूरी है ही नहीं, उसके लिए नॉट एप्लीकेबल पे टिक लगाना होता है, ठीक है। तो यस का मतलब सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, नो का मतलब वीकनेस है, उसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, प्रोविजन इज मेड फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं उसके, है ना। नो है तो हमें जवाब दो ना, नो क्यों है, रीजन बताओ, और यस है तो सेटिस्फैक्ट्री, इसमें रीजन बताने की जरूरत, इसमें तो क्या किसकी जरूरत है, चेक करने की, भाई सही बोल रहे हैं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना यार, सब में यस बोल देंगे तो हम सब में मान लेंगे ये बात, ठीक है। उसके बाद लास्ट, जो बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल हो गए। क्वेश्चन इज यूजुअली इशूड टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉइज। कंसर्न लोगों से हमारा क्लाइंट उसको फिल करवाता है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का पूरा क्वेश्चनर बनाया जिसमें परचेस की बातें पूछ रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट क्लाइंट क्या करेगा हमारा, वो किसको दे देगा, परचेस मैनेजर को दे देगा। सेल मैनेजर हमने जो बनाया वो सेल मैनेजर को दे देगा, समझ गए। तो क्या होता है कि क्वेश्चनर हम लोग बना करके इशू करते हैं किसको, क्लाइंट को, और क्लाइंट उस क्वेश्चनर को क्या करता है, फिल करवाता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं टू गेट इट फिल्ड बाय दी कंसर्न, क्लाइंट को ये बोलते हैं कि कंसर्न लोगों से इसको फिल करवा दो, कंसर्न एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय से फिल करवा, ठीक है। जैसे परचेस के बारे में कंसर्न कौन हुआ, कंसर्न एग्जीक्यूटिव, परचेस मैनेजर। इफ ऑन अ पेरूजल ऑफ द आंसर, आंसर को अपन अच्छे से चेक करें, ठीक है, परूजल, इफ ऑन अ परूजल ऑफ द आंसर्स, आंसर को अगर अपन अच्छे से चेक करें, ठीक है, लिख रखा है मैंने तुम्हें परूजल, प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है, रीडिंग और एग्जामिन। तो अगर हम एग्जामिन करें, रीडिंग और एग्जामिन, ठीक है, तो अगर हम अच्छे से उसको आंसर को एग्जामिन करें, ठीक है, और एग्जामिन करने पर इफ ऑन अ एग्जामिनेशन ऑफ आंसर, आंसर के एग्जामिनेशन करने पर इनकंसिस्टेंसी मिले, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कंट्रोल है, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं, या एक का जवाब दूसरे के जवाब को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो इनकंसिस्टेंसी हुई ना। हाँ, इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़े थे अपन छोटी कक्षा में, फाउंडेशन में, स्क्रूटनी के केस में। हाँ, तुम कह रहे हो तुम पैदा हुए थे सन 2000 में और तुम एज बता रहे हो 45, पॉसिबल है 2000 में पैदा हुए 45 साल के हो गए तुम 2024 के अंदर, तो इनकंसिस्टेंट हुआ ना ये। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब ऐसी बात कर देना जो एक बात दूसरे बात के साथ बैठे ही ना, कंसिस्टेंट ही ना हो, ठीक है। जैसे हमने पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, बिजनेस के साथ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए बिजनेस के हिसाब से और कंसिस्टेंट होनी चाहिए एफआरएफ के हिसाब से, है ना। ऐसा ना हो पॉलिसी कुछ और बना दी, अकाउंटिंग पॉलिसी, और एफआरएफ कुछ और ही बोल रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी समझते हो तुम क्या होता है, बोल क्या रहा है, हो क्या रहा है, या एक क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, इसे इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। बोल क्या रहा है और हो क्या रहा है, या एक क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, तो कोई इनकंसिस्टेंसी तुमने नोटिस करी क्या, तो उसको बराबर एग्जामिन करके देखो कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या, एक क्या बोल रहा है दूसरा क्या जवाब दे रहा है, ऐसा अलग अलग चल रहा है। द मैटर इज फर्दर डिस्कस, वापिस वही, नो के अंदर भी ये होता है द मैटर इज फर्दर डिस्कस, यहाँ पर भी वही होता है द मैटर इज फर्दर डिस्कस बाय द होल्डर स्टाफ विद द क्लाइंट्स एम्प्लॉय फॉर अ क्लियर पिक्चर, ठीक है। चलो, दो केस में फर्दर डिस्कशन होते हैं, एक नो के केस में और एक इनकंसिस्टेंसी के केस, ठीक है। इस तरीके से याद करना चाहिए चीजों को, ठीक। तो दो केस में फर्दर डिस्कशन होते हैं। चलो फिर आता है आगे, द कंसर्न ऑडिटर देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट। बाद में हम लोग हमारी रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई ये हमें डेफिशिएंसी हमने रिपोर्ट करी, ठीक है, तो डेफिशिएंसी की पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट, अगर कुछ हो तो देना हो तो। अब स्पीड से बढ़ जाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, पूरा पेज 3 पेज भर रखे हैं क्वेश्चन के, ये पहला पेज है, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद तीसरा है, जल्दी से पढ़ लेते। कोई ऐसा लगेगा दिक्कत वाली चीज़ें तो तुम्हें समझाएंगे, जहाँ पर तुम्हें लगे दिक्कत है हाथों हाथ, तो तुम्हारा क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई रखना बस। ऐसे ना हो पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ तुम खो गए, मैं कह रहा हूँ समझ में आया, हाँ, घर पे गए तो पूरा हवा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। चलो स्पीड से, आर परचेज सेंट्रलाइज,
इन द परचेस डिपार्टमेंट, सारी परचेस डिपार्टमेंट से होती है। आर परचेस मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव सप्लायर से होती है ना बस, ठीक है। इज अ लिस्ट अप्रूव सप्लायर, क्या लिस्ट बना दो क्या इनकी अप्रूव सप्लायर की। 10 द मास्टर लिस्ट, क्या मास्टर लिस्ट है जिसमें एक से ज्यादा सोर्स है, क्यों, क्योंकि एक सोर्स से मंगाओगे तो मोनोपोली हो जाएगी, है ना। आर द परचेस ऑर्डर बेस्ड ऑन वैलिड परचेस रिक्विजिशन, परचेस रिक्विजिशन कौन देता है, स्टोर डिपार्टमेंट, वो मांगे तभी मंगवाना है, मंगवा लेना बिना मतलब के, ठीक है। तो ऑर्डर तभी होगा जब क्या आएगा, ड्यूली साइन बाय द ऑथराइज पर्सन, ठीक है। चलो आर परचेस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटिव कोटेशन, क्या कोटेशन मंगवा देंगे पहले। आर परचेस ऑर्डर प्री नंबर, जो तुम्हारे ऑर्डर होते हैं नंबर होते हैं, वन पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर। आर परचेस ऑर्डर साइन ओनली बाय द एम्प्लॉय ऑथराइज, क्या साइन होने के बाद ऑर्डर होता है माल, ठीक है, यानी ऑथराइजेशन है क्या परचेस का। आर ऑल मटेरियल रिसीव ओनली इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट, सारा माल रिसीविंग में ही जाना चाहिए ना, कहीं और ना जाए, कोई और लेके चला जाएगा, मतलब ऑथराइज बंदे के पास ही आया सारा माल। आर पर्सन कनेक्टेड विद रिसीट ऑफ मटेरियल एंड कीपिंग ऑफ रिसीविंग रिकॉर्ड, जिसके पास रिसीट आती है, जो पूरा रिकॉर्ड रख रहा है। ऑथोराइज टू इशू परचेस ऑर्डर और टू अप्रूव इनवॉइस, डिनाइड अथॉरिटी टू इशू परचेस ऑर्डर और टू अप्रूव, मतलब सारे काम एक ही तो बंदा नहीं कर रहा, सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। आर मटेरियल इंस्पेक्टेड एंड काउंटेड वेट और मेजर्ड इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट, सारे काम रिसीविंग में होते क्या ये, जो रिसीविंग में होने चाहिए। आर रिसीट ऑफ मटेरियल एविडेंस बाय प्री नंबर्ड गुड रिसीव नोट, आर रिसीट ऑफ मटेरियल एविडेंस, जो माल आया है, ठीक है, वो उसका एविडेंस होता है गुड रिसीव नोट, प्री नंबर्ड गुड रिसीव नोट। तो हर आए हुए माल का एविडेंस है ना हमारे पास, ऐसा तो नहीं माल आ गया और जीआरएन बनाई नहीं। क्रेडिटर, आर सप्लाई इनवॉइस रूटेड डायरेक्ट टू द अकाउंट डिपार्टमेंट, आर सप्लाई इनवॉइस रूटेड डायरेक्ट टू द अकाउंट डिपार्टमेंट, क्या सप्लायर का इनवॉइस अकाउंट डिपार्टमेंट में होकर जाता है, ठीक है। आर दे एंटर इन द बिल रजिस्टर, क्या बिल रजिस्टर में उसको एंटर करते हैं क्या उसको अपन, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग देन टू अदर डिपार्टमेंट, वो सबूत के लिए कि देखो हमारे पास आया था, हमने इनको दिया, तो कल से मिलाना हो तो मिला तो सके अपन कि अपने पास आया था नहीं आया था। तो बिल रजिस्टर में होकर फिर दूसरे के पास जाए, मतलब अपने पास उसका सबूत रहे, फिर अपन उसको दूसरे को दे, ठीक है। आर एडवांस एंड पार्शियल पेमेंट, क्या हमने जो पेमेंट किया है वो इनवॉइस में है क्या, आधा पेमेंट किया है तो होता है ना बहुत सी बात कि 1 लाख के पेमेंट में 10,000 आ गया, 90 बाकी, तो 10,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या उसके अंदर, ठीक है। Does the system ensure that all invoices are duly processed, क्या हर इनवॉइस बराबर प्रोसेस हुए, जहाँ जहाँ उसको होकर आना था, जैसे होकर आना था वैसे हुए क्या वो। इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाईज, आर रिकंसिलिएशन मेड ऑफ क्वांटिटीज और वैल्यूज रिसीव्ड एज शोन बाय द परचेस इनवॉइस विद रिसीट इन द स्टॉक रिकॉर्ड। स्टॉक रिकॉर्ड में आया हुआ माल जो बताया है, ऐसे परचेस इनवॉइस के अंदर उससे मैच हो रहा है क्या, रिकंसाइल करके देखेंगे भाई, पता पड़े इनवॉइस आया 1 लाख के माल का और हमने रिसीव किया 80,000 का माल, तो क्या दोनों रिकंसाइल कर रहे हैं ना, इनवॉइस जितने का आया है उतना ही माल रिसीव। चलो, डज द अकाउंट डिपार्टमेंट मैच द इनवॉइस ऑफ द सप्लाईज विद गुड रिसीव नोट, अकाउंट डिपार्टमेंट, हाँ अकाउंट डिपार्टमेंट पेमेंट करता है, पेमेंट पता है कैसे करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले के पास बिल आता है और माल तो स्टोर में जाता है। अब जो बिल आया वो माल आया ही नहीं आया मुझे थोड़ी पता है, तो स्टॉक डिपार्टमेंट मुझे क्या देता है, जीआरएन गुड रिसीव नोट, तो वो जीआरएन देता है ना मेरे को, तो दोनों को कंपेयर करके पेमेंट करता हूं, तो क्या ऐसे ही पेमेंट होता है क्या, ठीक है, समझ गए ये बात। क्या अकाउंट डिपार्टमेंट वाला मैच करता है ना पेमेंट करने से पहले। डू ऑल इनवॉइस बेयर एविडेंस ऑफ बीइंग चेक्ड फॉर प्राइस वेट, क्या हर इनवॉइस को बराबर चेक किया है कि भाई उसमें प्राइस बराबर लिखी है, अरे अपन लोग बिल लेकर चेक करते हैं ना कि इससे सही तो लगाया है, होटल में खाना वाना खाया बराबर रोटी तो लिखी है, हाँ उसकी प्राइस तो बराबर लगाई है, ठीक, अपन ने वो ले लिया सिंपल नान, उसने बटर नान पे लगा दिया, ठीक ठीक, तो हम बोलेंगे भाई बटर नान नहीं लिया हमने, सिंपल नान लिया है। चलो आ जाओ। आर ऑल एडवांस पेमेंट ड्यूली ऑथराइज बाय पर्सन, क्या सारे पेमेंट ऑथराइज है क्या। आर डुप्लीकेट इनवॉइस, भाई डुप्लीकेट इनवॉइस पे मार्क तो लगा दो डुप्लीकेट का, डबल बार एंटर ना हो जाए, डबल बार पेमेंट ना हो जाए, तो मार्क लगा दो उस पर डुप्लीकेट है, ठीक है, ताकि वो डबल काउंटिंग में ना आए किसी भी चीज में, ठीक है, चाहे पेमेंट हो चाहे जनरल एंट्री हो। आर ऑल सप्लाई स्टेटमेंट कंपेयर विद द लेजर अकाउंट, सप्लायर अपन को स्टेटमेंट भेजता है कि तुमने ये माल लिया था, ये पेमेंट दिया था, फिर ये माल लिया, फिर ये पेमेंट दिया, फिर ये माल लिया, फिर ये पेमेंट दिया, अभी ये बचा है, तो क्या वो माल लिया, वो पेमेंट दिया, सब किससे मिल रहा है, सप्लायर के। अपन क्या बनाते हैं उसका लेजर अकाउंट, तो सप्लायर का स्टेटमेंट अपने किससे मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है ना भाई, समझ में ना आया तो पूछना, ये बचकानी बात है इसलिए स्पीड से बता रहा हूँ इंटू 2 पे बता रहा हूँ। इज देयर एनी फॉलो अप एक्शन टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंस, हाँ अगर कोई डिफरेंस है तो कुछ एक्शन लेते हैं क्या इसके लिए। इज अ लिस्ट ऑफ अनपेड क्रेडिटर, क्या अनपेड क्रेडिटर लिस्ट बनती है क्या, और बनने के बाद रिकंसाइल होती है क्या पेरियोडिकली, है ना।
ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ भी पेमेंट कर रहा है भाई बाद में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, ऐसा तो होता देख लेंगे, रख ले तेरे पास पैसा, चलो आ जाओ। इन्वेंट्रीज आर स्टॉक स्टोर इन असाइन एरिया। अरे कहीं भी माल मत रख दो यार, ढूंढते फिरोगे पागल की तरह, जैसे घर में करते हो। मम्मी ये कहाँ गया, और फिर लेकर आए, अरे यार मम्मी यहाँ रखा था बताया नहीं आपने, मैं ले आया नया। ऐसा नहीं होना चाहिए, माल असाइन एरिया में होना चाहिए ताकि खराब भी ना हो, ठीक है। चलो, आर स्टॉक इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिवली अगेंस्ट, स्टॉक इंश्योर है ना, अरे इंश्योरेंस रिस्क को कम करता है ना, इनहेरेंट रिस्क कम हो जाएगा इससे। चलो, इज अ रिकॉर्ड मेंटेन, अगर नहीं है इंश्योर्ड तो क्यों नहीं है इंश्योर्ड, अरे इंश्योर्ड अपने आप में क्या है, कंट्रोल है क्या, हाँ तभी तो चेक कर रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं अपन, समझो तभी पूछ रहे हैं अपन, ये कंट्रोल है तो ही पूछ रहे हैं। इज अ रिकॉर्ड मेंटेन, देखो इतने तरह के कंट्रोल होते हैं, देखो भाई कंट्रोल कंट्रोल बोलते आ रहे थे अभी तक तो अपन, अब पता पड़ रहा है कंट्रोल किसे बोलते हैं, सभी कंट्रोल ही है, ठीक है। इज अ रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन होना भी कंट्रोल अपने आप में, किसका, फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी का। अरे रिकॉर्ड बनाओ ना यार, अरे पॉलिसी लेके बैठ गए, पता ही नहीं किसकी कौन सी पॉलिसी ली है, कब ली है, कब एक्सपायर हो गई, तो क्या बनाओ उसका, रिकॉर्ड बनाओ। इज द रिकॉर्ड रिव्यू, और रिकॉर्ड को रिव्यू भी करो पेरियोडिकली, अरे भाई रिकॉर्ड भी बनाओ रिव्यू भी करो। खैर आजकल के टाइम में तो दिक्कत आती नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी खुद ही चीख चीख के बोलते हैं भाई साहब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, रिन्यू कराओ, ठीक है, उनको पैसा चाहिए ना। चलो, जैसे मोबाइल के रिचार्ज में बोलता है, नहीं तो याद है क्या करना पड़े, रिचार्ज कराने वाले घर के मेंबर को सबकी लिस्ट बनानी पड़ जाए और रिव्यू करे, रिचार्ज खत्म तो नहीं हुआ, ठीक है, फिर 10 दिन बाद देखे रिचार्ज खत्म तो नहीं हुआ, ठीक, चलो आ जाओ। इज द रिकॉर्ड रिव्यू पेरियोडिकली, इज देयर एन ऑफिशियल हु डिसाइड ऑन द वैल्यू विच, हाँ भाई कोई है तो सही बंदा जो वैल्यू डिसाइड करे कितना स्टॉक इंश्योर कराना है। अरे यार रखना, वैल्यू ज्यादा तो पॉलिसी ज्यादा पॉलिसी देनी पड़ेगी, अब बिना मतलब का माल है ही नहीं हो, तुम जबरदस्ती का ज्यादा इंश्योर करा के बैठे हो, ठीक है। इज द एडिक्वेसी ऑफ इंश्योरेंस कवर रिव्यूड पेरियोडिकली, क्या इंश्योरेंस कवर बराबर है, हाँ, अरे 10 लाख का माल है 2 लाख का कवर ले रखा है, क्या मतलब आया ऐसे इंश्योरेंस का, बकवास है ऐसा, 10 लाख का माल है 2 लाख की पॉलिसी लोगे क्या, तो रिव्यू एडिक्वेट होना चाहिए क्या, इंश्योरेंस कवर। आर परपेचुअल स्टॉक रिकॉर्ड, कैप फॉर रॉ मटेरियल WIP फिनिश स्टॉक, हाँ रिकॉर्ड रखते हैं क्या अपन, स्टॉक रिकॉर्ड रखते हैं क्या, पूरा वो आना जाना ये सब लिखते हैं क्या बराबर। आर स्टॉक रिकॉर्ड पेरियोडिकली रिकंसाइल विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्या स्टॉक रिकॉर्ड को अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ रिकंसाइल करते हैं क्या, यहाँ कुछ और चल रहा है यहाँ कुछ और चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। अरे स्टॉक रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड समझते हो ना तुम लोग कि नहीं समझते, स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखा है अपन ने, आने वाला माल जाने वाला माल, फिर उसका अपन अकाउंटिंग होती है उसकी पूरी कि भाई कौन सा माल कहाँ आया कहाँ गया, बराबर तो है ना, ठीक है। वेयर देयर इज अ सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी काउंट, इज देयर अ पेरियोडिकल रिपोर्ट ऑफ शॉर्टेज, अगर इन्वेंटरी काउंट का सिस्टम है तुम्हारे यहाँ पर, तुम जाकर इन्वेंटरी काउंट करते हो तो क्या करने के बाद इन्वेंटरी से अपन मैच करेंगे कि भाई काउंट में तो इतनी आ रही है, रियल में कितनी है, लिख कितना रखा है अपन ने, अपन ने लिख रखा है 1 लाख यूनिट पड़ी है और रियल में तो हमने काउंट करी 80,000 ही है, तो इज देयर अ पेरियोडिकल रिपोर्ट ऑफ शॉर्टेज और एक्सेस, क्या इसकी रिपोर्ट बनती है क्या, इफ सो आर दिस डिफरेंस इन्वेस्टिगेट, क्या डिफरेंस का पता लगाया जाता है कहाँ गए बाकी 20,000 यूनिट, आर दिस डिफरेंस एडजस्टेड इन द स्टॉक रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल अकाउंट, क्या इसको तुम एडजस्ट करते हो क्या, इसकी बराबर एंट्री होती है क्या डिफरेंस की। इज रिटन अप्रूवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल टू एडजस्ट दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस को कोई भी एडजस्ट ना करे और अपने हिसाब से ना करे, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। अरे कोई भी डिफरेंस को एडजस्ट कर देगा क्या अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग पूरी बदल जाएगी भाई, हाँ ऐसा तो कोई भी एडजस्ट कर देगा, माल चोरी कर रहा है एडजस्ट कर रहा है, माल चोरी कर रहा है एडजस्ट कर रहा है खुद से ही, अप्रूवल होना चाहिए, रिटर्न अप्रूवल, एक बंदा होता है जो अप्रूव करता है चीज़ कि हाँ भाई ये डिफरेंस हमें मिला है, इसको हम छानबीन कर रहे हैं, तुम इसको एडजस्ट करो और इसको कम कर दो स्टॉक, ठीक है। बिना अप्रूवल के ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, सारी एंट्री होगी अपनी जगह पे, मगर ये डिफरेंस विफरेंस वाली चीज़ें जो होती है ना, इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो भी एडजस्टमेंट अपन करते हैं वो अप्रूवल से होती है, याद रखना। आर देयर नॉर्म्स फॉर स्टॉक लेवल टू बी हेल्ड, क्या स्टॉक लेवल के नॉर्म्स है क्या, मैंने तुम्हें पहले बताया था वो मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल स्टॉक के लेवल बनाए जाते हैं, एक होता है रीऑर्डर लेवल, माल कम होते 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 रीऑर्डर लेवल पे आएगा तो फोन करके और माल मंगवाएंगे ताकि कभी शॉर्टेज ना पड़े, ऐसे लेवल बनाए जाते हैं, ये अपने आप में क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। फिक्स एसेट, आर बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड, क्या फिक्स एसेट का पहले बजट बनता है और बनने के बाद अप्रूव होता है, या ऐसे कुछ भी मंगवा लो जो मन में आया है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, बजट बनता है अप्रूव होता है, एसी ना चलाने वाले सर अप्रूव करते हैं। इज द अथॉरिटी टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड ऑफिशियल, क्या बोलता है, अथॉरिटी टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऑथोराइज बंदा करता है ना काम कि कोई भी कर लेता है। आर परचेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सेम कंट्रोल एज एप्लीकेबल टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या परचेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेम कंट्रोल है, जैसे अपन परचेस में करते हैं वैसे ही इसके साथ भी करते हैं,
बराबर कोऑर्डिनेशन मंगवाना, चेक करना, सही बंदे को देना, ऐसे ही होता है ना काम। इज देयर प्रॉपर चेक टू सी द अमाउंट एक्सपेंडेड, डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑथोराइज। भाई ऑथोराइज किया है 10 लाख का मशीन मंगवा सकते हो, अपन 12-15 की मंगवा रहे, ऐसा तो नहीं है। आर फिक्स एसेट वेरीफाइड पेरियोडिकली, फिक्स एसेट को बराबर चेक करते हो कंडीशन वगैरह सही है नहीं है, रिपेयर की जरूरत है या नहीं है। इज देयर रिटर्न प्रोसेस फॉर सच वेरिफिकेशन, क्या लिख करके लिखते हो या इसके बारे में वेरीफाई करने के बाद। आर रिपोर्ट प्रिपेयर ऑन सच वेरिफिकेशन, क्या उस पर रिपोर्ट बनती है क्या वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनती है क्या। डू सच रिपोर्ट इंडिकेट डैमेज ऑब्सोलीट, है ना, पता पड़ जाता है ना फिक्स एसेट को वेरीफाई करने से पता पड़ जाता है डैमेज ऑब्सोलीट है क्या, मतलब ये कुछ काम की नहीं है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो ऑब्सोलीट का ट्रीटमेंट अलग होता है ना। चलो वैल्यूएशन में फर्क आएगा, ऑब्सोलीट को नहीं लोगे वैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा, हाँ वैल्यूएशन वाला एग्जर्शन इफेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर की पिक्चर बन जाएगी अगर ऑर्डर को नहीं मिला तो ये। चलो आर डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्लोज्ड बाय सच रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटेड, कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो क्या इन्वेस्टिगेट होती है, जैसे ऊपर स्टॉक में कर रहे थे अपन, स्टॉक में भी आई थी ये लाइन, ऊपर अपन ने स्टॉक काउंट किया तो अपन को कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या वो क्या होती है, इन्वेस्टिगेट होती है। आर द रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंट करेक्टेड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आर द रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है भाई क्या होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है इसका, फिक्स एसेट का फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है, ठीक है, जिसमें फिक्स एसेट की पूरी डिटेल होती है। तो फिक्स एसेट रजिस्टर वगैरह रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो उसकी एंट्री वगैरह हो रही है, लाना करने का ये वो डेप्रिसिएशन वगैरह, करेक्टेड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसके लिए कौन होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए देखने के लिए सब सही है या नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट, खत्म कर लो, इससे पूरा इवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। फ्लो चार्ट बेटा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को बताते हो ना क्या यहाँ पर ये चीज़ें होती है क्या, ये एक्टिविटी होती है तो फिर इस पर ये परचेस होना चाहिए, यस नो डायमंड शेप, है ना, याद है तुम्हें, ठीक। और मैंने तुम्हें एक फ्लो चार्ट और बताया था, कहा गया 2 2 2 2, ये है 2, ये रहा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट ही तो है। ये परचेस डिपार्टमेंट इसको मटेरियल रिक्विजिशन देता है, ना माल ना होने में परचेस रिक्विजिशन, ये टेंडर देता है सप्लायर को, ऐसे सप्लायर खेलते हैं दोनों, खेल खत्म होने के बाद सप्लायर इसको बिल देता है, सप्लायर इसको माल देता है, ये इसको GRN देता है, ऐसे फिर लास्ट में पेमेंट होता है। ये क्या बना हुआ है, फ्लो चार्ट। कितना बढ़िया है, अच्छा लगता है ना देख के, याद भी हो जाता है, देखते ही पता पड़ जाए चल के आ रहा है जीवन में, ठीक। आ जाए तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है फ्लो चार्ट। It is a graphic presentation of each part of the company system of internal control. इंटरनल कंट्रोल के हर पार्ट का, ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, सबके लिए क्या बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। छोटी कक्षा में पढ़ते थे डिमांड शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन, है ना, डिमांड कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट, ठीक। नरेटिव रिकॉर्ड, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है बाबा, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शन, एंड और इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चन, ठीक है, जो फॉलो एंड और आंसर करना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर कौन करेगा, क्लाइंट, बनाया कौन, अपन, ठीक है, ऑर्डर बनाएगा उसको, ठीक है, बनाएगा तो ऑर्डर ही ना यार, क्वेश्चन दो, खुद मेल में बनाएगा, खुद ही आंसर दे देगा, मतलब तुम्हें ऐसा कहा, तुमने पढ़ाई कर ली सीखी, तुमने कहा चलो क्वेश्चन बना के आंसर दे दो, बीकॉम की तरह हो गया है। तो बीकॉम में बोलते हैं इमेजिनरी एग्जाम्पल समझाओ, तो इमेजिनरी एग्जाम्पल में तुम्हें क्या करना होता है, खुद ही क्वेश्चन लिखना होता है, खुद ही आंसर देना होता है, तुम हमेशा सही रहोगे, ठीक है, हाँ हाँ ऐसा होता है ना, इमेजिनरी आता है, तुमने नहीं दिया अभी तक भाई, तुम्हें नहीं आया होगा, मतलब कुछ पेपरों में आया, बहुत सी बार तुम RBD वगैरह पढ़ो ना, देखना उसमें लिखा होगा इमेजिनरी एग्जाम्पल समझाओ, ठीक है। जब भी इमेजिनरी आए वो क्वेश्चन करके आना ही होता है, क्यों, क्योंकि उसके नंबर मिलेंगे मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों, क्योंकि तुमने इमेजिनरी लिखा है, अब किसी के पास आंसर होता ही नहीं उसका, अरे तुम्हारे लिखे हुए क्वेश्चन का किसके पास आंसर होगा, तो तुम हमेशा सही हो, ठीक है। भले तुमसे किसी का भी पूछ रहे, कोई भी चैप्टर का, तुमसे कह रहे मीन का इमेजिनरी एग्जाम्पल दो, तुम मीडियन का लिख कर आ गए, पास हो, चलो आ जाओ,
It is a graphic presentation of each part of the company's internal control. A flow chart is considered to be the most concise way. तो शानदार वे, कंसाइज वे, मतलब वो होता है शॉर्ट में अपन ने पूरा बता दिया डिटेल में, ठीक है, थोड़े से में ही पूरा डिटेल बता दिया अपन। मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग, टिक लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मोस्ट कंसाइज वे ये तुमसे पूछ ले, अगर मान लो इवैल्यूएशन का सबसे कंसाइज वे बताओ कौन सा है, तो तुम्हें वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम, तुम्हारे रिव्यू को रिकॉर्ड करने का सबसे कंसाइज वे ही है। ऑडिटर के रिव्यू को, ऑडिटर ने जो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू किया उसको रिकॉर्ड करने का सबसे कंसाइज वे, ठीक है। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्लस कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग, इट मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन। और नरेटिव में भर भर के जो तुमने लाइनें लिखी है ना, अब तुम सोच लो अभी ये जो तुम्हें चार्ट बताया था मैंने अभी परचेस का, इसमें लिखना पड़ जाता 4-5 पेज कम पड़ जाते, डिटेल में चलता रहता, 4-5 पेज होते रहते, ये ऐसा होता है वैसा होता है, और ये एक ही चार्ट के अंदर हाफ पेज में पूरा कंप्लीट कर दिया। इट मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म, जो प्रेजेंटेशन ये देता है वो किसी दूसरे फॉर्म में पॉसिबल, यानी सबसे अनोखा फॉर्म बोला है इसको, सही है, अनोखा है सबसे, हाँ ऑब्वियस बात, ठीक है। इट गिव्स बर्ड्स आई व्यू, इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां लिखते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बहुत से लोग की आदत हुई फ्लो चार्ट के ऊपर लिखते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, सिस्टम और ट्रांजैक्शन के फ्लो का क्या देता है तुम्हें, बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू तो समझते होंगे ना तुम, हाँ, जैसे पक्षी ऊपर उड़ते हुए सबको देख लेते हैं नीचे चल क्या रहा है, ऐसा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द, बेटा इट इज ऑल्सो नेसेसरी लिखा है, नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी होता है बिजनेस के सिग्निफिकेंट फीचर को समझे, सब समझना पड़ता है उसको, ये समझना पड़ता है, ये देखो ये देखो। एंड ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टडी करनी पड़ती है उसको, नेसेसरी यही है, बिजनेस के फीचर्स को समझना, सिग्निफिकेंट फीचर्स को समझना बिजनेस के, ठीक है। साथ में बिजनेस के सारे प्रोसेस की स्टडी करना, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ता है, ठीक है। अरे ऊपर पढ़े थे ना अपन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ऑडिट, हाँ, उसमें से एक आया था ऑडिट के अंदर वो प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन की जरूरत, प्रोडक्शन का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज को समझना, है ना, हाँ ठीक है, समझदार। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, इससे वो इंटरनल कंट्रोल को सही समझेगा। यानी एक सिंपल सी भाषा में कि अगर तुम्हें इंटरनल ये फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए तुम पहले बिजनेस के सिग्निफिकेंट फीचर को समझो, साथ में इन प्रोसेस को समझो, ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस, माल बनता कैसे है, माल बिकता कैसे है, सब चलता कैसे है, माल बनता कैसे है, माल बिकता कैसे है, सब चलता कैसे है, ये समझो, समझ में आई बात। तब जाकर तुम क्या करोगे, अच्छे से इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर पाओ। अब ये बचकाने क्वेश्चन दे रखे थोड़े से, एक वर्ड ऐसा आएगा कि उस पर आंसर पता पड़ जाएगा क्या है। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट करने के लिए टीम मेंबर ने क्या किया, क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू बी आंसर बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंपनी के लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछा कौन सा मेथड है, हम बता देंगे कौन सा है, पढ़ लेना लाइन। फिर ये बोलता है हेल्थी एंड यूजफुल लिमिटेड इज स्मॉल ट्रेडिंग, स्मॉल बिजनेस है, पहले लिख दिया स्मॉल। चलो उसके बाद, अरे बेटा यार बेचारे को थोड़ा बोलने दो, बोलने का मौका। क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू, हाँ, द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट वाज ऑपरेटिंग, द होल डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन को होल डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड, बोलने का मौका ही नहीं देते बेचारे को। चलो आज के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में टेस्टिंग और फर्क बताऊंगा, इवैल्यूएशन क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है।